जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज में। तो फिर से हम लोग उसी जोश और उमंग के साथ शुरू करते हैं। अपना केमिस्ट्री का पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने का क्या रूल्स है, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। दूसरा इसमें है कि असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे उत्प्रेरक किसे कहते हैं, फिर रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें पूरा प्रश्न आता है, बीटीसी का क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये पूरा क्वेश्चन आता है। तो देर न करते हुए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण का कि जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से जान लेते हैं कि यदि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें अगला प्रश्न आता है कि इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, आखिर क्या आवश्यकता है संतुलित रासायनिक समीकरण का। हम लोग नहीं करेंगे लेकिन करना आवश्यक होता है। तो क्यों कि रासायनिक समीकरण संतुलित कर देने से क्या होता है कि उस समीकरण के बारे में हमको जानकारी अच्छी तरह प्राप्त होती है, और फिर क्या होता है कि जो उसमें अभिकारक और प्रतिफल भाग लिए हैं उसकी वास्तविक संख्या की जानकारी हो जाती है। इस वजह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पूरा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है आपका बीटीसी का जो किताब है ना बीटीसी सरकारी, उसका। और ये क्वेश्चन आपको मिस आता है। पहले भी आपको बोले हैं कि आपका 90% जो क्वेश्चन आएगा बीटीसी से आएगा वो आपका जड़ है, आउटी देता है। तो आउटी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले आपको एक प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो पहले हम आपको आंसर लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको समझा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि जब रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो। जब रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक पूरा इसका हुआ इस आधार पाठ का कि जब रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
देखते हैं कि इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने से इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण का वास्तविक जानकारी मिलती है। इसलिए इसमें पैराग्राफ चेंज करता रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि इसकी वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके साथ ही अभिकारकों एवं प्रतिफलों की वास्तविक संख्या ज्ञात हो सके। ठीक ना। इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यहां से कि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए कहता है ताकि इसकी वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके। किसकी? मैंने रासायनिक समीकरण की। साथ ही अभिकारकों एवं प्रतिफलों की वास्तविक संख्या ज्ञात हो सके, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है अभिकारक और जो फल स्वरूप बना है प्रतिफल या उत्पाद, उसकी वास्तविक संख्या ज्ञात हो। ठीक है, इस वजह से इसको संतुलित कहता है। अब थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बहुत मस्त एकदम बहुत जरूरी। जैसे छोटा लिख सकते हैं। एक दो चीज आपको ध्यान रखें, सबसे आसान रहता है इसी को आप हम लिखवा रहे हैं 2HCl। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम अभी नहीं दे रहे हैं समझाने के लिए। जैसे H2 + Cl2 HCl वाला, तो इसे संतुलित क्यों किया है? तो अभी हम लोग को इसको वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। ये तो दो है, एक है हाइड्रोजन और क्लोरीन। लेकिन जब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो हम लोग को वास्तविक जानकारी प्राप्त हो गया और दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या समान हो गया। इस वजह से इसको हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और इससे हम लोग वास्तविक जानकारी भी प्राप्त हो गया कि कौन सा तत्व कितना मात्रा में है, कितनी संख्या में है। दूसरा लेते हैं C+O2 CO2। ये तो ऑलरेडी देखिए आपका है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। एक है देखिए कार्बन, यहाँ भी एक O2 है, ऑक्सीजन गैस 2, यहाँ भी 2। और लेते हैं जल का H2+O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर बनता है जल। देखिए ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है तो 2, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो हो गया 4। तो इस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये अभी हम लोग अगला पार्ट में सीखेंगे। इसी है एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। अगर हम दोनों तरफ भी सीखेंगे, काउंट करेंगे परमाणुओं के एकदम बराबर है, और इसलिए कहता है ताकि इनकी वास्तविक जानकारी हम लोग को प्राप्त हो सके अभिकारक और प्रतिफल की। ठीक है, तो ये है आपका रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी के अगला पाठ है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बस यही है कि जब रासायनिक समीकरण के दोनों प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण। अगर इसमें बस थोड़ा सा अगर आप यहाँ से इसको मिटा दें, अब मिटा लें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा और फिर हम लोग चलते हैं असंतुलित तरफ। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अगर इतना पार्ट को हम लोग मिटा दें तो इसमें कुछ नहीं करना है। साइंस के लिए जो प्रश्न है कोई भी ये हार्ड प्रश्न नहीं है, बस यहाँ पर इसको खाली प्रश्न हमको देना है। इसमें ए नहीं रहता है,
एक प्रश्न मिटा देते हैं हम लोग, ठीक, देखिए हो गया। और सिर्फ यहाँ पर हम लोग दे देते हैं क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। बस देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वो था संतुलित और यह है क्या, असंतुलित। इसको हम लोग लिख लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान, अब यहां पर क्या था, मतलब क्या, समान न हो तब उसे क्या कहेंगे, यहां पर असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस हो गया, वही प्रश्न इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है कि जब रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान न हो, उसमें था इसमें नहीं है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बस लिखना है और बैलेंस नहीं करना है। जैसे क्या, H2 प्लस Cl2, ये बार बार इसलिए दिया था ना H2 से कि आसान पड़ता है, आप लोगों को बहुत तुरंत याद हो जाएगा, इसलिए आप कहीं भी दे रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा क्या कौन सा एग्जाम ध्यान देना है, कुछ भी आपको लिखना जो आसान रहे। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग HCl लिखेंगे, तो देखिए अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर एक ही की है, तो ये अनबैलेंस है। उस तरह हम लोग जल का उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर बनता है तो H2O होता है, ये भी है अनबैलेंस। तो इसको कहते हैं क्या, असंतुलित, या इसको कंकाली रासायनिक भी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कंकाली रासायनिक समीकरण, इसको भी याद रखना है, ये भी इसका नाम है। इस असंतुलित रासायनिक कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण भी, ठीक है ना। हो सकता है कि एग्जाम में ए ना देकर ए देखे, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो यही है, असंतुलित को ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, और उदाहरण भी यही होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा कोशिश करते रहिएगा, बार बार बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेट आपके द्वारा मिले और हम आपको अच्छी अच्छी परिभाषाओं को आसान भाषा में बताएं। और हम लोग एक अभी इसमें ऑब्जेक्टिव हम शुरू करेंगे, जिससे मैथ में हम लोग पहला पार्ट पढ़े हैं, तो मैथ में ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू करते हैं, हर पार्ट ऑब्जेक्टिव भी करते चलेंगे और सब्जेक्टिव भी करते चलेंगे, पहले सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव। तो मैथ हम लोग पहला पार्ट का सब्जेक्टिव बना लिए हैं, उसमें उदाहरण से लेके आउटी मैथ भी, और उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इसमें जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो इसका भी पूरा ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव होता है, एक भी आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, एक भी एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव लेने की आवश्यकता है, ना कोई भी गेस्ट पेपर उस सब आवश्यकता नहीं है, उस सब पैसा आपका सिर्फ बर्बाद जाएगा। आप सिर्फ यहाँ से नोट अपना फेयर कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, तो आपका सब विषय कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक आपको हम बोल रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्वेश्चन बैंक से लेने से फायदा क्या होता है ना, आपको हम बता रहे हैं, वो आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते किस तरह से हैं, बस यही है अंतर। उससे फायदा है कि उससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस तरह से, ठीक। और देखिएगा जिसमें जितना भी उसमें ऑब्जेक्टिव है वो सब हम आपको करवाएंगे, ठीक। तो सिर्फ वही लेना है, और कोई आवश्यकता है किसी गेस्ट पेपर तो लीजिएगा ही मत, गेस्ट पेपर तो अब अधिकांश लड़के कुछ भी सब गेस्ट पेपर नहीं ले रहे हैं, जो अपने जो सर जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उनका वो अपना नोट्स बना रहे हैं, अधिक से अधिक 2 चीज ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक, और कुछ भी नहीं, गेस्ट पेपर तो लीजिएगा ही मत, ठीक। तो ये हम लोग लेते हैं और इसकी तरफ फिर बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक हम चलेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिटा दे रहे हैं। टॉपिक है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन, देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न, इसका आंसर है
कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो हर रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नया पदार्थ बना। भौतिक परिवर्तन में भले नहीं कुछ नया पदार्थ बनता है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है मानी रासायनिक परिवर्तन माने रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें नया पदार्थ बनता ही है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। छोटा सा प्रश्न है तो इसका उत्तर भी छोटा ही है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक ना, अभिक्रिया में नए पदार्थ, अभिक्रिया होगा तो नया पदार्थ बनेगा ही, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बस वही कुछ भी लिख दीजिए बैलेंस करके। सबसे अच्छा उदाहरण यही है आपका Cl2 = 2HCl, C + O2 CO2। आपका ये दो आपका ध्यान रखना है। हर जो भी परिभाषा है आपने उसमें दो उदाहरण कम से कम याद रखना चाहिए, को एग्जाम में जरूरी है। रासायनिक खासकर पहला पाठ में कोई भी परिभाषा अभिक्रिया आप याद किए तो उसमें उदाहरण जरूर याद रखना है, जैसे याद जरूर रखना है। तो फिर रख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 2HCl, C + O2 CO2। ठीक है, तो इसको फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अब हम लोग बढ़ेंगे उत्प्रेरक की तरफ। इसको तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलेंगे उत्प्रेरक की तरफ। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर से कहाँ तक थे? हाँ, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिए हैं। अब हम जानेंगे उत्प्रेरक। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं? एक बार मैट्रिक में आया है, एक बार शायद हमको 11 या 12 में थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग देख लीजिए। एक ही बात आई हुई अभी तक कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक की परिभाषा थोड़ा सा ध्यान से जानते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी है, कहीं गया है, ठीक ना, तो उस किसी परिवार में शामिल हुआ है, तो उस परिवार के और सदस्यों को वैल्यू कम करके, ठीक ना, खुद वहां पर एक्टिव होता है, लेकिन किसी के सामने माने अपना पहचान बताता नहीं है, माने उसका कोई पहचान नहीं पाता है उसको। ठीक ना, यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो कि हम शादी ब्याह में जाते हैं किसी के, और कोई उसी के परिवार के लोगों को वैल्यू नहीं है और आपका वैल्यू, आप वहाँ पर बहुत सारा काम करते हैं तो आपका वहाँ वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन आप उस परिवार से दूर दूर ही रहते हैं, लेकिन काम आप ही के द्वारा वहाँ पर होता है। ठीक ना, एक तरह से उसी को हम लोग उत्प्रेरक। तो इसको परिभाषा में लिखेंगे क्या कि ऐसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देता है लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक कहलाता है। सुना आप? यानी प्रश्न कैसे था कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या कि वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देता है लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। हम लिख रहे हैं, अब फिर हम समझा रहे हैं उसको उदाहरण देकर। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया
के, वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देता है, वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कैसा मतलब प्रश्न है। यहाँ पर उत्प्रेरक क्या करता है कि वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में शामिल होगा, रिएक्शन कहीं हो रहा है वो शामिल होगा, लेकिन उस रिएक्शन को तोड़ देगा, खुद अपन अलग हो जाएगा। मैंने कैसा नहीं हो जाए, झगड़ा लगा रहता है, साइड हो जाता है, दो परिवार लड़ जाते हैं या उनमें विघटन करवाता है लोग, उसी को कहते हैं उत्प्रेरक। नहीं, सबसे अच्छा उत्तर नहीं है, शादी वाला सच उत्तर नहीं है। कोई आदमी दो व्यक्ति को लड़ा रहता है, आए साइड हो जाता है, फिर दोनों आदमी लड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दो भाई को किसी दूसरा आदमी लड़ा दिया, दो भाई अलग हो गए, अब अपना साइड में हो गया, उत्प्रेरक हो गया। बस यही है उत्प्रेरक। ठीक ना, तो वही है कि जो वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा चाहे घटा देगा, या तो मिला देगा या अलग करवा देगा, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है जैसे में है 2KClO3, ये माना कोई है यौगिक, और ये ही है यहाँ पर हम लोग MnO2, इसको इस टाइप से करेंगे, अभी बता रहे हैं क्या करेगा। इस यौगिक में जब इसको मैग्नीशियम डाइमेग्नीशियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। 2KCl + 3O2, हम तुरंत बाइजेस आपको पूरा सही लिख रहे हैं। IHS का प्लस रहेगा MnO2, ठीक ना। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ये है आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये वाला। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड KClO3 से मिला तो इसको दो भागों में तोड़ दिया, 2KCl 3O2, IHS का प्लस रह गया, निकल गया। तो इसमें उत्प्रेरक कौन हुआ, उत्प्रेरक आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यहाँ पर हुआ। उत्प्रेरक नहीं, इसमें उत्प्रेरक कौन हो गया, अतः उत्प्रेरक कौन है, तो MnO2 उत्प्रेरक है, अतः उत्प्रेरक MnO2 है यहाँ पर। ठीक, इसी को आप लोग बढ़िया से इसको फिर से याद कर लीजिए ना। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, किताब में नहीं है, तो कभी कभी कोई एक दो प्रश्न आउटिंग देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि निम्न में कौन उत्प्रेरक है, MnO2 दे देगा और भी बहुत सारा कुछ दे देगा, तो आपको MnO मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को अपना याद रखना है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद शुरू होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कल ही बताया था कि बहुत सारे उसमें प्रकार होते हैं, जिससे विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारे हैं। सब बारी से हम लोग उदाहरण से बनाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए उसको हम लोग अगले पार्ट में बनाएंगे, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक ना। और तब तक के लिए इसको याद करिएगा जो भी हुआ, और हम लोग जब ये खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। तो आप चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। और फिर से आप लोग का आज जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज है आपका 30 मार्च, रामनवमी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना भी, पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को, और हम लोग को प्रभु श्री राम जी के से सब लोग को आपको हिम्मत मिले, ताकत मिले, और समाज में भाईचारे रहे। ये तो हम लोग को रखना ही है, परिवार में भाईचारा, शांति रखना है, और आस्था रखना है, विश्वास ऊपर वाले पर
क्योंकि उनके बिना तो पता भी नहीं हिल सकता। ठीक है, तो सब लोगों के लिए। और पवित्र ईद का माह भी चल रहा है, तो हमारे जो भी भाई हैं तो उनका आप लोग भी मदद करिएगा। सब लोग हम लोग मिलजुल कर पर्व त्यौहार मनाएं, क्योंकि पर्व त्यौहार होता ही है एक दूसरे को सहयोग करने के लिए। क्योंकि कोई भी जो धर्म है ना, हम लोग को एक दूसरे के लिए ही बना है, उसमें सुख दुख बांटने के लिए, साथ देने के लिए। तो हमारा ये जो देश है एक गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्म, सभी जातियों के भाई एक साथ रहते हैं। ठीक है, और भी बात हम लोग करेंगे इस सब चीज़ पर भी। सामाजिक बात भी, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई से भी हम लोग जानना है, सामाजिक बात भी जानना है। तो सब लोग हम लोग, जैसे कोई स्कूल में देखते हैं कि वहाँ पर हर बच्चे आते हैं, हर धर्म, हर जाति, तो गुलदस्ता है उतने देश में हम लोग का। तो कितना हम लोग का शुभ है। ये मंथ चल रहा है, इसमें हम लोग को रामनवमी भी पड़ रहा है और ईद का भी शुरू हो गया है। जो भी रोज़ा लोग रख रहे हैं हमारे भाई लोग, उनको भी आप लोग जितना भी हो सके हेल्प करना है, मदद करना है, वो भी मदद करेंगे हम लोगों को। ठीक है, तो उनके लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना, और फिर की क्लासेज में आप लोग थोड़ा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद।